तो आज हम बात करेंगे प्रथम कोटि अपक्रिया में छदम प्रथम कोटि अपक्रिया। ठीक है, ये कौन सी कोटि की अपक्रिया होती है? ऐसी अपक्रियाएं जिनकी अपक्रिया की कोटि कितनी हो? प्रथम हो। ठीक है, जिनकी अपक्रिया की कोटि प्रथम हो तथा अपक्रिया की आणविकता 2 या उससे अधिक हो, ऐसी क्या कहलाती है अपक्रिया? छदम प्रथम कोटि अपक्रिया कहलाती है। देखो क्या होता है, ज्यादातर अगर हम बता दें कि कोई एक पदीय अपक्रिया है, कोई एक पदीय अपक्रिया है, तो उसमें अपक्रिया की कोटि और अपक्रिया की आणविकता दोनों समान हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? देखो, हम उस पद को ढूंढते हैं जो अपक्रिया की दर का निर्धारण करे। वही आपका क्या होता है, उसमें जो अभिकारक होंगे उन्हीं की सांता में जो भी आपके आगे लगा होगा ना, स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात जिसको कहते हो, उसी का घात हम लगा देते हैं। ठीक है ना, वो सही चला जाता है। जैसे एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए लिखा है a प्लस बी, यहाँ लिख देते हैं तो a लिख देते हैं। ठीक है ना, और बन जाता है AB2। और ये हम कह दें कि ये क्या है, ये एक पदीय अपक्रिया है, एक पदीय अपक्रिया है। तो हम कहें इसका सबसे पहले तो आप वेग नियम लिखिए। वेग नियम लिखने लगे तो वेग नियम आपने लिखा, अगर एक ही पद है तो वही पद क्या कहलाएगा? उस अपक्रिया की दर का निर्धारण करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि वो कितनी तेज अपक्रिया होगी या कितनी धीरे अपक्रिया होगी, उसी पद पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, तो उसी में जो अभिकारक होंगे उन्हीं की सांद्रता के आगे जो ये लगा होगा पद, या क्या बोलते हैं उसको, स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात, उसी को घात में लगा दोगे तो वेग नियम भी लिख जाएगा इससे। अगर एक पदीय अपक्रिया होगी तो आप क्या करिए, r बराबर के a की घात जो आपका आगे लिखा है उसको लिख दीजिए, और b के घात कितना लिख दें? 1 लिख दीजिए। ठीक है ना, और ये हमेशा सही जाएगा। जब एक पदीय अपक्रिया होगी तो अभिकारक के आगे जो स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात होगा वेग नियम में उसी प्रकार से उसको लिख देना है। जानते हो इसको किसने दिया था? इसको दिया था गुल्डबर्ग, नाम था उनका, गुल्डबर्ग, और एवं वागे नाम था इनका, वागे। ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि हम वेग नियम जो है प्रयोग करके नहीं लिखेंगे, प्रयोग करके खाली बस हम इसको देखेंगे, इसको अपक्रिया को देखेंगे और तुरंत उसका वेग नियम लिख देंगे। क्या करेंगे, बस अपक्रिया को देखे जो उसके आगे स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात है उसी को उठा के हम घात में लगा देंगे। समझ गए? तो जब एक पदीय, लेकिन वो उन्होंने नहीं, उनको ये नहीं पता था कि एक पदीय अपक्रिया में ही ऐसा संभव, अगर कई पदीय हो जाती है, यानी कई पद में अपक्रिया हो रही हो या अपक्रिया संपन्न हो रही हो, जिसको एक बहुपदीय बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बहुचरणीय, कई चरण में जैसे अपक्रिया होती है। जैसे आपने क्लास 11 बना होगा, कार्बोधनायन पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? ठीक, तो जैसे होता है कि पहले चरण में कार्बोधनायन का निर्माण होता है, फिर दूसरे चरण में आपने नाभिक रागी या इलेक्ट्रॉन रागी पढ़े हो, तो दूसरे चरण में नाभिक रागी का आक्रमण होता है। तो यानी कि 2 चरण लग जाता है, या एक से अधिक चरण जब होता है तो उसमें देखते हैं जो अपक्रिया की दर का निर्धारण करे वैसे चरण वाले को हम लेते हैं और किसमें लिखते हैं? उसको वेग नियम में लिखते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऐसा है कि जब एक ही पद है तो यही अपक्रिया की दर का निर्धारण, तो उसको बोलते हैं चरण निर्धारक पद, चरण निर्धारक पद, या बोल सकते हो दर निर्धारक पद। अंग्रेजी में बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, स्टेप पद होता है। ठीक है, ये, और इसी को हम लोग उसमें लिख दिए। जब एक ही पद होगा तो यही दर निर्धारक पद होगा, और इसी को हम लोग जो भी आगे लिखा रहेगा स्टाइकियोमेट्रिक उसी को हम लिख देंगे। इनका नियम केवल एक पदीय अपक्रिया पे लग रहा था। जानते हो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे थे हम जितना भी वेग नियम होगा सबको वही इसी तरह से हम करेंगे। लेकिन देखा ये गया प्रयोग के दौरान, जो ये कह रहे थे जब एक पदीय आ रहा था तब तो ये सही जा रहा था इनका, लेकिन जब बहुपदीय आ रहा था तो बहुपदीय में आ रहा था तो इनका ये गलता ही जा रहा था।
ये क्या जा रहा था इनका, गलत जा रहा था। तो एक पदीय अपक्रिया में इनका नियम लगा था, ठीक है। इनके नियम का नाम था द्रव्य अनुपाती नियम। द्रव्य अनुपाती नियम, द्रव्यमान लिख दो चाहे, द्रव्य अनुपाती द्रव्यमान नियम, ठीक है, ये दिए थे। और इनका जो है एक पदीय अपक्रिया पर ये लगता है, ठीक है। और अगर ऐसे कह दो बहुपदीय अपक्रिया, अगर बहुपदीय हो तो क्या होगा, बहुपदीय, चलो ठीक है, पदीय अपक्रिया हो, हम लिख दें कुछ वैसे, ए प्लस बी बना रहा है सी, ठीक है, और उसके बाद सी प्लस 2b बना रहा है डी, ठीक है। ऐसे अपक्रिया करने कई पद में हो रही हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसमें, जो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा हमें, इस तरह से, ठीक है ना। तब इसका अपक्रिया की दर का निर्धारक, मान लो इसको बोल रहे हैं धीमा है और ये तीव्र है, तो जो धीमा वाला होता है वही क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या दर निर्धारक पद, क्योंकि ये जितना टाइम लगाएगा उतना ही ये देर में पहुंचेगा यहाँ, उतना ही देर में बनेगा, और उतना ही तब क्या, जैसे ये बन जाएगा उसके बाद तो इसको अपक्रिया होने में कितना समय, बहुत तेज हो जाएगा। तो यानी ये काम, ये जितना धीरे होगा, ये जितना जल्दी हो जाएगा उतना ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बताया उसका उदाहरण भी आपको। तो बहुपदीय अपक्रिया में जब इन्होंने कहा कि हम लिखेंगे वेग नियम, तो ये वेग नियम लिखने लगे, लिखा आर बराबर के, ठीक है, ए की सांद्रता 1, बी की सांद्रता 1, ये लिखे, पता लगा क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है ना। क्या लिख दिया, ये गलत हो गया ऐसे इनका, तो ये सही नहीं निकला। या ऐसा भी लिख सकते थे, ये वाला लिख देते, सी प्लस सी, क्या ऐसे, सी की सांद्रता 1 और बी की सांद्रता 2 लिख दिए, और ये गलत हो गया इनका, ठीक है, क्योंकि ये आपका वेग निर्धारक चरण था ही नहीं, ये था, तो इसको लिखना चाहिए था, ये लिख डाले, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कौन सा चरण धीमा है या, तो ये तो तब पता लगेगा ना जब ये क्या करेंगे, प्रयोग। बिना प्रयोग के कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। अपने मन से ये बता दिए कि ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो ये इनका गलत चला गया। या ऐसे बोल सकते हो, वेग नियम जब लिखने लगे तो इसका ध्यान नहीं दिए, वह कहे कि इस तरह लिखा है बी प्लस सी, और यहाँ 2 लिखा था और यहाँ लिखा था बी सी, इस तरह से, या सी डी लिखा था, ठीक है ना। और बस इन्हीं को, इसी को उठा करके इन्होंने लिख दिया, और बाकी ये ध्यान नहीं दिया कि बीच में ये भी था, ठीक है ना। तो यही गलत हो गया था। तो कहने का मतलब ये है, गुडवर और बैगे का एक पदीय अपक्रिया पे लग रहा था, लेकिन लगाने की उसमें कर रहे थे कोशिश सब में, चाहे एक पद हो चाहे सब में लगाने की कोशिश कर, तो इसीलिए इनका गलत चला गया। अब सुनो, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर एक पदीय अपक्रिया हो तो क्या होता है, एक पदीय अपक्रिया में यही आपका क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, यानी यही पद निर्धारक चरण होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, जो भी आपका वेग नियम जब लिखा जाएगा, वेग नियम जब लिखा जाएगा तो आर बराबर के, ये भी अभिकारक है और ये भी अभिकारक है ना, तो ये अभिकारक हमने लिख दिया, और ये सही भी है, ठीक है, इसको हमने लिख दिया। लेकिन ये निकला यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि अपक्रिया की कोटि कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। सोचो, देखो दिख रहा है ना, एक इसका और एक इसका होना चाहिए था। तो अपक्रिया की कोटि कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। और अपक्रिया की आड़ुकता कितनी होनी चाहिए थी, देखो हम एक एक आई देखो लिखा ही है, इसको जोड़ देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगी, अपक्रिया की आड़ुकता। जैसे मान लीजिए अगर एक पदीय अपक्रिया लिखा है तो आगे जो स्टाइक्योमेट्रिक अनुपात है उसी को अपकारक का पूरा जोड़ दीजिएगा, उसको बोलते हैं अणुओं की संख्या, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो अपक्रिया की क्या आ जाएगी, आणविकता। और वेग नियम जब लिखने लगे तो यही वाला चीज लिख दिए उठा के, क्योंकि एक पदीय अपक्रिया है ना, तो यही वाला आगे स्टाइक्योमेट्रिक अनुपात लगा के हम लिख दिए, और यही घात जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, अपक्रिया की
कोटि आ जाएगी ना। तो अपक्रिया की कोटि 2 और आणविकता, आणविकता भी कितनी 2। तो दोनों 2 आनी चाहिए, मतलब दोनों इसमें 2 आना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा देखा ही जाता है कि एक पदीय अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोटि क्या होती है, बराबर होती है। लगभग मान के चलो 95%, खाली 5% केस में ऐसा होता है कि थोड़ा अलग हो, जैसे ये केस क्या होता है, इसमें एक पदीय अपक्रिया है, ये वेग नियम लिखने लगे तो हमने कहा चलो इसको जल को भी लिखेंगे क्योंकि एक पदीय अपक्रिया है, गुडबर्ग ने कहा था, गुडबर्ग बेगे ने, तो हमने उठा के इसको जो आगे स्टाइकोमेट्रिक अनुपात था उसमें लगाया, तुरंत हमारा ये नियम भी सही जा रहा था। लेकिन यह गड़बड़ यहाँ हो गया कि जल जो है क्या है, विलायक है, जल विलायक है, ठीक। अब यहाँ चूंकि अपक्रिया की दर जल की सांद्रता पर निर्भर, तो बताओ जिसकी सांद्रता पर निर्भर ही ना करता हो उसको वेग नियम में लिखने का कोई फायदा है। अब आप खुद सोचो, जल अगर विलायक है, जल में ही अपक्रिया हो रही है, यानी जैसे होता नहीं है कि विलायक है तो विलय उसमें डालते हो ना, तो विलायक के अंदर ही अपक्रिया, जैसे बोलते हैं समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लो तो बता का समुद्र का पानी जो है कम हो जाएगा, उसकी सांद्रता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी इसका मतलब यही है कि समुद्र का एक लोटा निकाल लो या एक बाल्टी निकाल लो तो समुद्र के पानी का जैसे बोलते हैं कितना हो गया हो, तो सोचो 1000 मोल रहा होगा, मान लो 1000 मोल रहा होगा, 1 मोल निकाल लिए तो कितना का हो गए 999 मोल। अभी 999 कोई कहता है हमारे पास कितना है 1000 है, जैसे 999 रुपया तक, 1 रुपया तक समझ लीजिए, एडजस्ट लीजिए, है ना। तो इसीलिए कहते हैं, तो क्योंकि थोड़ा सा अगर पानी चाहिए ये तो होता है तो उसको निकालने से कोई फर्क पड़ने वाला, तो कहते हैं अपक्रिया की दर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए वेग नियम में जल की सांद्रता पद को, सांद्रता पद क्या होती है, एक स्थिरांक होती है, चाहे लिख दो, ठीक है ना, होती, यानी इसका मतलब है एक स्थिरांक के बराबर है। तो अगर इन दोनों को मान लीजिए एक स्थिरांक, ये दोनों स्थिरांक ही तो है, इन दोनों को स्थिरांक मान ले तो एक नया स्थिरांक मान लो के डैश। अब क्या हो जाएगा, यानी जल वाला महीन लिखना आपको, तो कौन बचेगा, खाली यही बचेगा। अब अपक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1, और यही सही है, क्या है ये करेक्ट, क्या लिख दे सही, ये सही है, और ये क्या देखा गया, ये गलत निकला, ठीक है ना। वैसे सही होना चाहिए था इसको, लेकिन क्या निकला ये विलायक, और कहीं भी विलायक होगा तो उसको वेग नियम में नहीं लिखना है, उसकी सांद्रता पद को नहीं लिखना है, ठीक है। और इसका हो जाएगा तब, अब इसी के ऊपर देखना होता है हमें, अपक्रिया की कोटि कितनी होगी, खाली इसे देख लो, ठीक। अब आणविकता क्या है, अपक्रिया की आणविकता तो होती है अणुओं की संख्या जो भाग लिए होते हैं, देख लो इसमें। अगर अच्छा ये बताओ, ये अकेला हो बिना इसके तो क्या ये अपक्रिया हो पाएगी, अरे इसका चाहे एक ही अणु इस्तेमाल करना हो तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो इसका एक अणु और एक इसका अणु, या इसके कई अणु इसके एक अणु से, जब तक जल नहीं होगा तब तक क्रिया, तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, संख्या ही चाहिए अणुओं की, तो यहाँ पे इसको भी लेना पड़ेगा और इसको भी। लेकिन अब क्रिया की कोटि वाले में किसको लेना पड़ेगा, केवल, यानी इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, इसकी सांद्रता पर निर्भर। तो अपक्रिया की कोटि हम केवल इसके अनुसार लिखेंगे, कितना है 1, और अपक्रिया की आणविकता कितनी है 2। ऐसी और भी अपक्रियाएं आएंगी, जैसे यहाँ हो सकता है 2 लिख दिया हो तो आप यहाँ 2 लिखोगे, ये वाला 1, तो क्या लिख दो, अपक्रिया में 2 लिख दोगे ऐसे ना, तो अपक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी 2, आणविकता कितनी हो 2 और 1 3, ऐसे आ जाएगा। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है, छदम प्रथम कोटि अपक्रिया। क्या बोले हैं, जिनकी अपक्रिया की कोटि कितनी हो, प्रथम हो, परंतु अपक्रिया की आणविकता क्या हो, 2 या उससे अधिक हो। देखो इसकी प्रथम कोटि अपक्रिया है और उसकी आणविकता कितनी है, तो ऐसी अपक्रिया छदम प्रथम कोटि अपक्रिया कहलाती है, ठीक। इसको लिख लीजिए, इसके बाद एक उदाहरण और है, बस खत्म हो जाएगा। 3 या उससे, तो 3 होती है, उससे ज्यादा होती भी नहीं अपक्रिया की आणविकता, हमने बताया भी था कल परसों, बताया था कि 1 2 या इन्हीं में से होती है और इससे ज्यादा नहीं, संभव नहीं है। तो उदाहरण लिख लिया जाए एक और, क्या है
हाँ प्रथम कर ले, नहीं प्रथम। इसका एक और उदाहरण लिखो, अन्य उदाहरण लिखते हैं। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। ठीक है, उसको कर दो तो हाँ चलो ठीक। अन्य उदाहरण है छदम प्रथम कोटि अपक्रिया का एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। देखो एस्टर लिखेंगे, कोई भी एस्टर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3COO C2H5, ये आप एस्टर पढ़े होंगे, ठीक है ना। अगर इसको इसमें हम जल डाल दें, जल द्वारा अपघटन कराएं, और यहाँ H+ की उपस्थिति, क्योंकि लिखा है अम्लीय तो H+ होना चाहिए, उपस्थिति यही होती है। और क्या बन जाता है, यहाँ बन जाता है CH3COOH और प्लस C2H5OH। आपने पढ़ा भी था, इन दोनों को अगर हम जोड़ें और इसमें से क्या निकाल दें, पानी, तो एस्टरी तो बन जाता था। एस्टरीकरण पढ़े थे आप लोग, एक कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो और एक अल्कोहल ले लो, उसमें से क्या निकाल दो, पानी निकाल दोगे तो आपका एस्टर बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा, पानी नहीं। तो ये एस्टर है। अगर हम एस्टर का अम्लीय जल अपघटन की जल की उपस्थिति में इसका अपघटन करते हैं, तोड़ते हैं इसको, और यहाँ पे कौन होना चाहिए, अम्ल भी है, ठीक। तो क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, या इसको क्या बोलते हो, एसिटिक अम्ल, जानते होगे ना, एसिटिक एसिड। और ये क्या होता है, इसको एथेनोइक एसिड भी कहते हो, एथेनोइक एसिड भी कह सकते हो इसको, ठीक। और इसको बोलते हैं एथेनॉल, ठीक है, या इसको बोलते हो एथिल अल्कोहल। और एस्टर का भी तो नाम बताएं, क्या होता है, इसका नाम होता है जो इधर होता है इसको बोलते हैं अल्किल, यानी इसका नाम होता है एथिल, ठीक। और इधर पूरा पार्ट आ जाता है, देखो 2 कार्बन है तो एथनोएट लिखते हैं, या इसको एक और नाम से जानते हैं, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। एस्टर ये होता है, ठीक। इसको इस तरह से लिखा था, इसके लिए हम लिखते थे अल्किल, और ये जो होता था अल्केनोएट, ये होता है एपीसी नाम लिखने का तरीका इसका, एथिल एथनोएट इसका नाम, एथिल यहाँ से, और ये एथनोएट। कितने कार्बन हैं, 2, तो 2 कार्बन के लिए एथ लिख दिए, और एनोएट तो लिखना ही है। अल्क का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या, देख करके आप लिख दोगे। अगर एक ही कार्बन होता तो मेथनोएट लिख देते, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनोएट लिख देंगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेनोएट लिख देंगे। अब इससे ज्यादा कहा जाता है। तो ये अब इसका जब वेग नियम लिखा गया, ठीक है ना, वेग नियम हमने कहा ये एक पदीय अपक्रिया है, कैसी है, एक पदीय अपक्रिया है। हमने कहा इसका चलो वेग नियम लिखा जाए, क्योंकि जब गुडबर्ग और बेगे ने क्या कहा था, वेग नियम तो एक पदीय अपक्रिया का तुरंत खटाक से खाली अपक्रिया देख करके लिख देंगे, तो वेग नियम लिखा। और जान तो क्या होगा, सही भी आ रहा था उनका, क्योंकि हम वेग नियम तो प्रयोगे द्वारा लिखते हैं ना, तो प्रयोग करके भी देखा गया, जो गुडबर्ग कह रहे थे जब एक पदीय अपक्रिया हो रही थी तो सही जा रहा था उनका काम। क्या कह रहे थे कि इसके जो आगे सांता पद वो होगा, क्या लिखेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक अनुपात, उसी को घात में लगा देना, R बराबर के CH3COO C2H5 घात 1, और जल को भी लिख देंगे। लेकिन आपको पता है यहाँ भी तो फिलहाल तो जल लिखो, लेकिन जल क्या है, विलायक। क्या यहाँ पे जल विलायक है, यानी इसकी सांता पर निर्भर नहीं करता, जहां विलायक आ गया जल वाले पद को हटा दिया जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगी, वास्तविकता में लिखोगे, वास्तविकता में देना, परंतु वास्तविकता में, ठीक। जैसे कभी वास्तव में बोल देते हैं संजय दत्त वाला, ठीक। R बराबर के CH3COO C2H5, खाली यही लिखा जाता है, K डैश लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ K डैश क्या होगा, K और H2O ये दोनों ही स्थिरांक माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि विलायक की सांद्रता पर अपक्रिया की दर कभी निर्भर नहीं कर सकती,
यहाँ नहीं निर्भर कर रही है, ठीक है ना। तो इसलिए विलायक को हटाइए, मैंने जल को हटा ही दिया जाएगा जब ये वाला आएगा। तो क्या हो जाएगा, आप बताओ। अब क्रिया की कोटि कितनी माने, एक। जो यहाँ पर घात लिखा होगा तो उसी को लिख दिया जाता है। अगर दो होंगे अभिकारक तो उनकी शांता पद का क्या कर देंगे, घातों का योग कर देंगे, वो अब क्रिया की कोटि हो जाएगी। ठीक, तो अब क्रिया की कोटि कितनी है, एक। और आणविकता इसकी बताओ, कितने अणु हैं, दो है ना। बिना जल के ही अब क्रिया ही नहीं होगी। एक अणु इसका इस्तेमाल किए, एक अणु इस्तेमाल कर लिए, कितनी आ गई आणविकता, दो। तो हमने क्या बोला है, ऐसी अब क्रिया, इनको क्या बोलोगे, छदम प्रथम कोटि। यानी इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये प्रथम कोटि की भी अब क्रिया है कि नहीं, बताओ, लिख देंगे। और छदम प्रथम कोटि की भी अपक्रिया है। छदम प्रथम कोटि अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रियाएं जिनकी अपक्रिया की कोटि कितनी हो, एक। यानी प्रथम हो, एक हो, तथा अपक्रिया की आणविकता क्या हो, एक से अधिक हो। समझ गए, बस ये लिख दोगे आप।